कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने गांडे की सीट को क्यों खाली किया है, जमतारा की सीट को खाली करे हनुमान जी को। इरफान साहब को कहिए कि आप गए थे वहां पे। नहीं नहीं, पहली बार जब गए तो वहां तो मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम को कैंसिल किया था हमारे नाम को सुनकर। उस समय जिला के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी का बकायदा हमको टेलीफोन आया था। मैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा क्योंकि उनको मैं आदर करता हूं। उन्होंने कहा था, जयराम बाबू आपसे आग्रह है कि आप 1 जनवरी को श्रद्धांजलि देने नहीं आइए। हम बोले सर ऐसा क्यों, श्रद्धांजलि देना ये तो कोई प्रतिबंधित नहीं है और ना ही हम कोई अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, हम तो एक छात्र हैं। बोला नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इस वक्त हमारे साथ हैं टाइगर जयराम महतो। हालांकि लगातार हम कई तस्वीरों से आपको अवगत कराते आ रहे हैं कि किस तरह से जयराम महतो जब भी किसी क्षेत्र में जा रहे हैं क्या कुछ परिस्थिति होती है, क्या नजारा होता है, उन तमाम चीजों से आपको हम अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ हैं झारखंड बिरसा सेना पार्टी के अभिषेक कुमार और JBKSS के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है SMP न्यूज में। धन्यवाद भैया। हालांकि आप रांची से दूर हैं, लेकिन दिन भर का घटनाक्रम जरूर आप देख पाए होंगे। इस वर्तमान परिस्थिति को लेकर टाइगर जयराम महतो के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सामने अब 2 चुनाव है और दोनों चुनाव में आप अपना दावेदारी पेश करने वाले हैं। बिल्कुल। हालांकि आज रांची के घटनाक्रम से अवगत नहीं हो पाए क्योंकि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहते हैं। ये तो आप टेलीफोनिक बात करते हैं इसीलिए आपके साथ कभी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक आगामी चुनाव को लेकर है तो उसके लिए तो हम लोग कमर कस चुके हैं और अपनी पुख्ता तैयारियों के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। और जहाँ हमारा सामर्थ्य, जहाँ हम लोग अपने आप को शक्तिशाली या फिर मजबूती स्थिति में पाएंगे वहाँ हम लोग बेहतर तरीके से उतरेंगे। और संभावना बन रही है कि हम लोग कोल्हान, कुछ रामगढ़ का हिस्सा और जिसे हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर कहते हैं, वहाँ हम लोग निश्चय लोकसभा में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी यदि हम बात करें, आपने अभी सुना होगा कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ ED का छापेमारी चल रहा है तो वहीं पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ विधायक दलों का बैठक भी हुआ था, जो सरकार के सहयोगी हैं। और वहीं यदि हम बात करें तो कांग्रेस के द्वारा भी उनके नए प्रभारी आए हैं, वहां भी बैठक बुलाई गई थी। लेकिन क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, आपको बता दें हम कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जैसे चल रहा है वो सरकार चलते रहेगा। लेकिन एकाएक बैठक बुलाना विधायकों के साथ, हालांकि कई अटकलें ये भी चल रही है कि सरकार में कुछ चेंजिंग की बातें सामने आ रही है। जो भी मंत्री पद पे लोग हैं उनको शायद चेंज किया जा सकता है, नए चेहरों को लाया जा सकता है। लेकिन एकाएक विधायक दल का बैठक बुलाना और ये घटनाक्रम आना, एक तरफ ED का प्रेशर किस तरह से लगातार समन पे समन जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं जयराम महतो? देखिए, सबसे पहली बात मैं मानता हूं कि राज्य सरकार, माननीय मुखिया दोषी हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं उनको केवल परीक्षा में पास नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं। अगर पढ़ी हुई चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं और जीवन में अगर समझ रखते हैं तो शायद माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये घटना नहीं घटती। हमने तो स्पष्ट कई भाषणों में कहा कि हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वे लोग किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री, जो लीज का मामला आता है, तो खनन लीज का मामला आता है, तो माननीय मुख्यमंत्री को उस समय सोचना चाहिए था कि आपने बचपन में इन सब चीजों को अपने मिडिल क्लास में ही पढ़ा है। अगर काश वो अपनी पढ़ी हुई चीजों को अपने जीवन में भी उतारते तो आज उनके सामने ये बड़ी संकट नहीं आती। भले हम लोग मानते हैं कि सरकार के विपक्ष में आंदोलन किए हैं और ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, जारी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री इसमें दोषी हैं इसमें। और जहां तक ED का प्रश्न है, ये तो सर्वविदित है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व कर रही है देश का, और जिस प्रकार से जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये भी विवादित मैंने कह सकते हैं, जग जाहिर है। तो मेरा कुल मिलाकर मानना है इनकी समस्या का समाधान सदन में होगा। जब सदन में बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, जब कायदों को जानने वाले, और सबसे खास बात जिनमें सामाजिक न्याय की सोच हो, सबसे खास बात जो यह चीज को स्वीकार करेगा
कि अपने अपने हिस्से की रोटी को खाना है, किसी का छीन कर नहीं खाना है। जो इस बात को स्वीकार करेगा कि हम लोग जनप्रतिनिधि इसलिए बनाए गए हैं कि हम इस राज्य का, इस देश का एक आम व्यक्ति का, निर्बल दुर्बल लोगों का उत्थान कर सके। लेकिन लोग इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं है। इनको लगता है हम अमृत पी के आए हैं, हमेशा स्वर्ग हो, ये हमारा जीवन स्वर्ग है, अप्सराएं इनके सामने नृत्य करेंगी, इनको सुंदर सुंदर मदिरा परोसा जाएगा और इसी प्रकार इनका जीवन चलेगा। ये दशाएं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, मुझे लगता है एक ऐसे व्यवस्था की दरकार है जहां हम एक सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकें। कोल्हान में टाइगर जयराम महतो का ना कोई उपस्थिति है, ना कोई पकड़ है, ना कोई पहचान है, लेकिन जो वहां पे तस्वीरें आई, जो तस्वीरें बयां कर रही थी, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से पहली बार गए थे या दूसरी बार गए थे वहां पे? नहीं नहीं, पहली बार जब गए तो वहां तो मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम को कैंसिल किया था हमारे नाम को सुनकर। उस समय जिला के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी का बकायदा हमको टेलीफोन आया था। मैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा क्योंकि उनको मैं आदर करता हूं। उन्होंने कहा था, जयराम बाबू आपसे आग्रह है कि आप 1 जनवरी को श्रद्धांजलि देने नहीं आइए। हम बोले सर ऐसा क्यों? श्रद्धांजलि देना ये तो कोई प्रतिबंधित नहीं है और ना ही हम कोई अपराधी छवि के व्यक्ति हैं, हम तो एक छात्र हैं। बोला नहीं, चूंकि ऐसा लगता है अगर आप आएंगे तो आप इतने विशाल काफिले के साथ आएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री शायद फीके पड़ जाएंगे। मैं आपको, उन्होंने मैंने क्लियर कहा, तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। हमने कहा सर आप मुख्यमंत्री का टाइम को और मेरे टाइम को बदल दीजिए, लेकिन हम तो आएंगे। तो खैर कोल्हान में जो लोग, मैं रोकूंगा कि आप इतने विशाल काफिले के साथ आएंगे कि मुख्यमंत्री फीके पड़ जाएंगे, मतलब इसका क्या निकल के आता है? इसका मतलब चूंकि आज के डेट में राजनीति का मतलब है सर की संख्या, जिसके पास जनसैलाब है। भले आपके पास सत्ता है, लेकिन आज तो मानना होगा कि अच्छे अच्छे लोगों का नींद उड़ने का कारण है हमारे पास जनसैलाब है, और ये कारण है। और मुख्यमंत्री निश्चय ही वहां जब 15 किलोमीटर हमारा जब काफिला चला तो घर के दरवाजा के बाहर लोग खड़े थे, तो उनसे बाकायदा हमने पूछा कि आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? तो बोला नहीं, हम तो आप ही को देखने के लिए वेट किए, अपने घर से बाहर निकले हैं। तो ये क्रेज तो था। तो हमने कहा क्यों, आखिर क्या कारण? बोला नहीं, आपसे हम लोग कोल्हान में भी हम लोग वही अपेक्षाएं रखते हैं जो कोयलांचल वासी रखते हैं, पूरा राज्य आपसे अपेक्षा रखता है। और नहीं, हमने रिजल्ट भी दिया है। कोल्हान की बात करें तो हाल ही फिलहाल 2-3 फैक्ट्रियों में हमारा आंदोलन सफल हुआ है, तो हम लोग वहां भी रिजल्ट दे रहे हैं और बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के बाद हम लोग कोल्हान में भी अच्छा कर रहे हैं। वहां भी हमारा संगठन बहुत ही बेहतर तरीके से विस्तार हो रहा है। और बाकायदा जो इस बार हम लोग गए वहाँ भारी संख्या में हो समुदाय और भूमि समुदाय के लोग, और खैर आप संक्षिप्त हर जगह जुड़े, लेकिन वहाँ ये चीजें देखने को मिली जो कहते थे कि नहीं आदिवासी आपसे अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जिनको जल जमीन जंगल से प्यार है वो हमारे विचारों से इनकार नहीं कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं चलिए आदिवासी के हितैषी हैं, तो उनसे पूछा जाए कि धनबाद और बोकारो में जो जिला पुलिस की बहाली आई उसमें आदिवासी को हमने शून्य कैसे कर दिया है? धनबाद बोकारो में ऐसी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री किसके दबाव से चल रहे हैं, ये बड़ा विचित्र और दुर्भाग्य का विषय है। खैर ओबीसी की तो बात नहीं करेंगे फिलहाल, ओबीसी के बारे में तो जानते हैं, बेचारे ओबीसी रीढ़ है देश की, लेकिन आज उसकी रीढ़ बहुत कमजोर पड़ चुकी है। इसके कारण उसका नेतृत्व है, उस वर्ग का नेतृत्व। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो भ्रामक बातें फैलाते हैं, हम लोग को एक कौम के साथ जोड़कर रख देना चाहते हैं, उनका जवाब कोल्हान की माटी ने दे दिया है। और भविष्य में जब संथाल परगना में हमारी एंट्री होगी तो उस पर मोहर लग जाएगा। आए हमारे साथ, मैं खुद टिकट दूंगा उनको और हमारे साथ वो चुनाव लड़े, लेकिन बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, कौन सा भाषा में बात करते हैं। इरफान तो बड़े मजाकिया किस्म के इंसान है। जब वो पहला स्टेटमेंट उनका है कि हम बातें करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देते हैं कि वो क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता है, तो हम दूसरे स्टेटमेंट को पकड़ेंगे कि हम क्या कहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, तो फिर कैसे बता कि बातें अच्छी हैं कि बुरी हैं? तो बड़े मजाकिया इंसान है। उनको हम जब भी स्ट्रेस्ड फील होता है उनके वीडियोज को देखते हैं, और हम तो उनको आपके चैनल के माध्यम से, आपका भी चैनल सम्मानित चैनल है, बाकायदा इरफान दा बड़े गंभीर से देखते हैं, सुनते हैं। हम उनको जेबीकेएसएस में आने का दावत देते हैं और हम लोग चाहेंगे वो हमारे सपाटी के संरक्षक रहेंगे, हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, हमारे सिपह सलाहकार बनेंगे। बड़ी बात कह दी आपने। हाँ बिल्कुल, हम लोग अपनी बात पर, क्योंकि देखिए कल तक वो टिकट देने के लिए तैयार थे और आज खुद आप जेबीकेएसएस में उनको बुला रहे हैं। नहीं टिकट नहीं, उनको तो टिकट बंटवाएंगे उनसे। अच्छा। वो हमारे गार्जियन रहेंगे। हाँ, उनके कथन अनुसार हम लोग टिकट बांटेंगे। इरफान दा को कहिएगा अगर आपसे भेंट होगी तो जेबीकेएसएस में आए, हम लोग को आशीर्वाद दें और हमारी दावत को कबूल करें।
तो फिर जेबी केसेस में आकर करेंगे क्या भाई? उनको भी तो चुनाव लड़ना है। देखिए उनकी अब देखिए आयु हो चुकी है, 2 टर्म 3 टर्म रह चुके हैं, और हम चाहते हैं कि भारत देश में भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति वाला सिद्धांत है कि एक आदमी 2 ही बार राष्ट्रपति रहेगा, ये भारतीय व्यवस्था में होना चाहिए कि एक आदमी 2 या 3 बार विधायक सांसद रहे। 2 बार विधायक रहे, उसके बाद सांसद के लिए चले जाइए, वहां भी 2 बार रहिए। ये चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, नहीं तो फिर लोकतंत्र का अर्थ नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र का अर्थ कहीं ना कहीं को पता चलता है कि फलाना सीट में एक बाहुबली नेता 40 साल से कब्जा करके बैठा है, तो लोकतंत्र थोड़ी है, वो तो राजा है, राजतंत्र है। तो मैं चाहूंगा कि इरफान का अवसर के लिए हम लोग उनको बोर्ड से ऑफर कर देंगे और जामताड़ा हम लोग को दे, और बकायदा उनके रायशुमारी के साथ जामताड़ा हम टिकट दें। कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने गांडे की सीट को क्यों खाली किया है, जामताड़ा की सीट को खाली करे हनुमान जी को। इरफान को कहिए कि आप राज्यसभा के लिए जाइए या फिर लोकसभा के लिए जाइए और जामताड़ा की सीट को खाली करना था। सरफराज चचा को काहे खाली करवा दी गांडे की सीट को? फिर गांडे हो या जामताड़ा हो, आप हम लोग चुनाव बाइकआउट नहीं करने वाले हैं, चुनाव में हम लोग उतरेंगे, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है। अगर वहां कोई अप्रिय घटना घटती और सीट खाली होती तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन गांडे का चुनाव जब भी होगा उपचुनाव, जैसा सुनने में आ रहा है, जेबी केसेस की वहां एंट्री होगी। बड़ी बात कह दी अभी आपने बड़ी बात कह दी। हालांकि अभी तक ये हाँ, बात बिल्कुल नहीं आई थी, स्पष्ट। क्योंकि कल इसी पर चर्चा कहीं होने वाला था, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि ठीक है, विधायक जी ने इस्तीफा दिया है, तो मतलब अब वहां जेबी केस चुनाव में उतरने वाला है। हाँ, निश्चय उतरेंगे हम लोग। और ये जो लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग कोलांचल तक सीमित है, धनबाद बोकारो तक, हम लोग गांडे से शुरुआत करेंगे। अगर एक वोट सही हम लोग शुरुआत करेंगे और पहला वोट हम लोग का अपना जो मजबूत क्षेत्र उससे बाहर का रहेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के देहांत के बाद आपने वहां से कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आप अपना दावा पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ माननीय विधायक ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती या फिर अगर उस कारण अगर सीट खाली होती तो उस पर हम लोग मंथन करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से दिया है। तो जब स्वेच्छा से दे दिया है और कोई लेगा उस सीट को, तो हम ही क्यों ना ले? हम लोग में ये सोच क्यों नहीं रहेगी? इसलिए हम लोग मूड में है, गांडे की सीट में हम लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए हम लोग 1-2 दिन में अपनी जो हमारी केंद्रीय समिति है जो गांडे पर चर्चा परिचर्चा करेगी, उनको बुलाने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल ठोक भी देंगे। आपको हम डायलॉग सुनाएंगे, सुनिए। इस्तीफा क्यों दिए हैं? मेरी मर्जी। क्यों? आपसे पूछ कर करेंगे क्या कहेंगे? फिर से मैं सुनाऊं आपको? हाँ, सुन लिया। इसमें क्यों इस्तीफा दिए हैं आप? इस्तीफा क्यों दिए हैं? मेरी मर्जी। क्यों? आपसे पूछ कर करेंगे क्या? इसमें काफी उनका तेवर और आक्रामकता बहुत माने उचित नहीं कहेंगे हम मीडिया बंधुओं के सामने। अगर हम लोग इस तरह का बात करते तो हम लोग युवा हैं, अभी नौसिखिए हैं, वो एक मंझे हुए नेता हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आक्रामक तेवर में बोले हैं। तो इस आक्रामकता में कुछ चीजें हैं जो शायद मीडिया बंधुओं ने कैच नहीं किया। ये इस्तीफा उनसे मजबूरी बस लिया गया है, उम्र का तकाजा देते हुए या फिर किसी चीज का प्रलोभन देते हुए। हालांकि वो सेटिस्फाइड नहीं है और ये गुस्सा बता रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है इस्तीफा देके, उन्हें बाध्य किया गया इस्तीफा देने के लिए। तो खैर ऐसी सीटों पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हम लोग को लड़ना चाहिए। अभिषेक जी क्या कहेंगे? भैया यहाँ के कई ऐसे विधायक हैं जो डिप्रेशन में हैं, हम ये भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का जो अभी स्थिति है उससे कई विधायक डिप्रेशन में चले गए हैं। आप बात कर रहे थे इरफान अंसारी का, तो इरफान अंसारी हमें तो लगता नहीं उनको विधायक है। उनको जाकर के मुंबई में कहीं कॉमेडियन शो जो हो उसको उनको कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको काम भी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि वो अच्छा कॉमेडी कर रहे थे। कभी कभी वो राहुल गांधी को भी श्रद्धांजलि दे देते हैं, तो इसमें हम कहेंगे ही क्या कि आखिर कई ऐसे विधायक हैं जो कि अपने नेतृत्व से उसके ही श्रद्धांजलि दे देते हैं। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे जामताड़ा की जनता जो है कहीं ना कहीं इस इंसान से वाकिफ नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैं जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, जामताड़ा की जनता से, कि भाई कम से कम विधायक चुनो तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनो कि जो आपकी बातों को एक अच्छा प्रतिनिधित्व के तौर पर रख सके। ये कॉमेडी क्या भाई, कभी किसी के ऊपर किसी तरीके का कुछ भी बोल करके तो अपना बना हुआ रहने के लिए मीडिया में स्टेटमेंट देते रहना है। तो ये विधायक और जनप्रतिनिधि का हमें नहीं लगता है होना चाहिए। बात रहा है जो भी विधायक दिए हैं इस्तीफा,
वो विधायक अपने आप जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, आपने सुनाया अभी, हमें नहीं लगता है वो कि अपने आप में भी वो है एकदम पूरे तरीके से डिप्रेशन को प्रेशराइज देकर के इस्तीफा दिया गया है कि भैया तुमको देना ही होगा, तुम कोई और नहीं देने वाला है, तुम दे दो भाई। वो पूरे तरीके से डिप्रेशन, मीडिया से इस तरीके से बात कर सकता है? बताइए, क्या बोलिएगा तो ही देंगे क्या? ये क्या है? मतलब ये कौन सी भाषा है कि आप बोलोगे तो ही मैं दूंगा? अरे भाई आपको कौन बोलो बता दो। हमारा बोलना है कि आपका किसके ऊपर प्रेशर आपके ऊपर है जो आपने इस्तीफा दिया? जेबी केसेस के साथ क्या उनकी रणनीति तैयारी हो चुकी है? लगभग तैयारी हो चुकी है और कल हम लोग अपने जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे उनकी बैठक भी हम लोग बुलाने वाले हैं। और जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का प्रश्न है, हम अपने आप को भी मानता हूं कि पूरे राज्य की नजर मेरे ऊपर होगी। पूरे राज्य में जितने भी चुनाव के प्रत्याशी होंगे हम होगी, इसलिए थोड़ी सी सस्पेंस रहेगी। हम अपना जो हुकुम का इक्का है उसे बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले खोलेंगे। और मतलब मान के चलिए, या तो मेरा जिला होगा या तो मेरा लोकसभा गिरिडीह है, लेकिन मेरा जिला धनबाद पड़ता है, तो दोनों सीटों में से किसी एक सीट में हो सके मूड हुआ तो दोनों सीटें में लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये ग्रुप का इक्का उसी समय खोला जाएगा जब विपक्ष अपने बादशाह को खोलेगी, क्योंकि मुझे बादशाहों से टकराने का शौक है। इसलिए मैंने इन लोकतंत्र के राजाओं को खुला चुनौती दिया है। तो जब ये बादशाह खोलेंगे सारी पार्टियां, कोई हुक्म का बादशाह, कोई मैंने लाल बादशाह, कोई काला बादशाह, उस समय हम अपना ग्रुप का इक्का खोलेंगे और आपके चैनल में बैठ के काला इंटरव्यू देंगे। लेकिन गांडे से मतलब आप लोग दावा ताल ठोकने जा रहे हैं? तो बिल्कुल, और गांडे में एकदम सनसनी होगी। बस अगर दुआ कीजिए, अगर मेरा स्वास्थ्य रहा ना ठीक, अगर मेरी आवाज अगर उसी तरह मेरी दहाड़ रही, तो गांडे में सबको अगर गड़बड़ नहीं करनी है तो बेकार टाइगर। बस मेरा दुआ कीजिएगा कि हमारी आवाज में दम हो, कि मेरी आवाज ही इस राज्य की नई कहानी को लिखेगा और सूत्रधार बनेगा। बिल्कुल, ये तो कहीं इसमें दो राय नहीं है। चलिए, हमें उम्मीद करेंगे आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों और फिर से मंच पे आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद एसएमपी में इतना वक्त देने के लिए। दोनों बंधुओं को जोहार, शुभ रात्रि। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।